दोस्तों, भारत को अभी अभी 24 दिन का खतरनाक अल्टीमेटम मिला है और यह कोई साधारण धमकी नहीं है। अगर भारत ने इन 24 दिनों में कुछ नहीं किया, अगर मांगे पूरी नहीं हुई, तो मामला सीधे है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक पहुंच जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह धमकी किसने दी? कौन है वह ताकत जो भारत जैसे विशाल देश को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में घसीटने की बात कर रही है? और क्यों अचानक से भारत निशाने पर आ गया है? इसके साथ ही एक और रहस्यमय घटना घटी है, यानी 1 जनवरी 2026 की सुबह भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा गुप्त आदान प्रदान हुआ जिसके बारे में ना तो टीवी चैनल्स बात करते हैं, ना अखबार छापते हैं और ना ही सोशल मीडिया पर चर्चा होती है। यह इतना संवेदनशील मामला है कि इसमें अगर एक भी छोटी सी चूक हो जाए, एक भी गड़बड़ी हो जाए, तो सोचिए मत, दोनों देशों की करोड़ों जानें एक पल में खतरे में आ सकती हैं। और यह सब तो बस शुरुआत है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको कुछ ऐसी चौंकाने वाली खबरें बताने वाले हैं जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर भी कवर नहीं होती। तो कहीं मत जाइए, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए सबसे पहले उस धमकी की पूरी कहानी जानते हैं जो भारत को दी गई है। देखिए दोस्तों, भूगोल की किताबें हमें सिखाती हैं कि नक्शे पर खींची गई लकीरें यानी सीमाएं आसानी से नहीं बदलती। लेकिन बांग्लादेश में जो खेल चल रहा है वो इन सभी नियमों को तोड़ने की कोशिश लग रहा है। भारत और बांग्लादेश दोनों पड़ोसी, दोनों का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इनके बीच के रिश्तों में जो दरार आई है वह किसी भूकंप से कम नहीं। और अब तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बांग्लादेश में खुलेआम नारे लग रहे हैं, भारतीयों को बाहर निकालो, उनकी नौकरियां छीन लो, उनके वर्क परमिट रद्द कर दो। यह सब अचानक कैसे हो गया? कैसे एक दोस्त देश रातों रात दुश्मन बन गया? इस पूरे ड्रामे की जड़ है बांग्लादेश का एक छात्र संगठन जिसका नाम है इनकलाब मंच। पिछले कुछ महीनों से यह संगठन बेहद आक्रामक हो गया है। इनके नेता खुलकर बोल रहे हैं, धमका रहे हैं, मांगे रख रहे हैं। और उनकी सबसे बड़ी मांग है बांग्लादेश में काम कर रहे हर भारतीय को तुरंत निकाल बाहर करो, उनके वर्क परमिट कैंसिल करो, उनकी नौकरियां खत्म करो। लेकिन इतनी नफरत की आग कहां से भड़की? तो इसका जवाब छिपा है एक हत्या में। बांग्लादेश के एक मशहूर छात्र नेता और इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। यह खबर सुनते ही पूरे बांग्लादेश में तूफान आ गया। छात्र सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन शुरू हो गए। और फिर 28 दिसंबर 2025 की उस अंधेरी रात को इनकलाब मंच के महासचिव अब्दुल्ला अल जाबिर ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के सामने 4 बड़ी मांगे रख दी। और यह कोई साधारण मांगे नहीं थी, यह सीधे सीधे भारत पर निशाना साधने वाली मांगे थी। पहली मांग तो फिर भी समझ में आती है, हथियारों को 24 दिन के अंदर अंदर पकड़ो, गिरफ्तार करो, सजा दो। लेकिन दूसरी मांग सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को आत्मनिर्भर बनाना है तो सबसे पहले वहां काम कर रहे भारतीयों को निकालना होगा, उनकी नौकरियां बांग्लादेशियों को दो। मतलब साफ है, भारतीयों को स्केप बोर्ड बनाया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तीसरी मांग और भी खतरनाक है। उन्होंने सीधे सीधे भारत को धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर भारत सरकार ने हत्या के आरोपियों को बांग्लादेश को वापस नहीं सौंपा, अगर भारत ने सहयोग नहीं किया, तो वे भारत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीट लेंगे। सोचिए, एक छात्र संगठन एक पूरे देश को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाने की बात कर रहा है। चौथी मांग में उन्होंने आवामी लीग और खुफिया एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। अब यहां एक बात गौर करने लायक है, एक तरफ बांग्लादेश चिल्ला रहा है भारतीयों को बाहर निकालो, और दूसरी तरफ हमारे अपने देश में जब कोई अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने की बात करता है तो तुरंत एक खास वर्ग खड़ा हो जाता है। मानवाधिकार के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर उन घुसपैठियों का बचाव शुरू हो जाता है। यह दोहरा मापदंड क्यों? यह दोगलापन क्यों? और एक और मजेदार बात, आखिर कौन से वह भारतीय हैं जो भारत जैसे तेजी से विकसित होते देश को छोड़कर बांग्लादेश जैसे संकट में फंसे देश में जाकर नौकरी कर रहे हैं? यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उस 24 दिन के अल्टीमेटम की। यह कोई खोखली धमकी नहीं है।
इंकलाब मंच ने साफ साफ कह दिया है कि जनवरी 2026 के मध्य तक, यानी करीब 20-22 जनवरी तक अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे पूरे बांग्लादेश में हड़ताल करवा देंगे। देशव्यापी प्रदर्शन होंगे और सबसे बड़ी बात, यह सब सिर्फ बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं रह गया है। इसे जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत भारत के खिलाफ मोर्चा बना दिया गया है। बांग्लादेश के छात्र संगठन अब सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी की राजनीति नहीं कर रहे, वे पूरे देश की राजनीति को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के पूर्व राजनयिक और अनुभवी विदेश नीति विशेषज्ञ अनिल त्रिगुणायत ने इस पूरे मामले पर बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे शुद्ध मूर्खता करार दिया है। उनका कहना है कि जो लोग यह मांग कर रहे हैं उन्हें ना तो आर्थिक वास्तविकता का पता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की समझ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार इस पूरे मामले में क्या कर रही है। आश्चर्यजनक रूप से उनकी तरफ से पूरी चुप्पी है। कोई बयान नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। यह चुप्पी खुद बहुत कुछ बोल रही है। बांग्लादेश के अपने मीडिया में सवाल उठ रहे हैं, क्या सरकार डर गई है? क्या वे छात्र संगठनों के दबाव में हैं या फिर जानबूझकर समय खींच रहे हैं? अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि अगर 24 दिन में मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला कदम वाकई भारत को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में घसीटने का होगा। यह कोई धमकी नहीं, यह एक योजनाबद्ध रणनीति है। अब आते हैं दूसरी चौंकाने वाली खबर पर। 1 जनवरी 2026 है। पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही है, लेकिन इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा गोपनीय लेना देन हुआ है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर साल 1 जनवरी को भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को एक बेहद खास लिस्ट सौंपते हैं? यह कोई साधारण लिस्ट नहीं है। इस लिस्ट में दोनों देशों के परमाणु केंद्रों, न्यूक्लियर फैसिलिटीज की पूरी जानकारी होती है। कौन से शहर में कौन सा परमाणु संयंत्र है, कहां रिसर्च रिएक्टर है, कहां यूरेनियम प्रोसेसिंग होती है, कहां रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा जाता है, सब कुछ विस्तार से, और सिर्फ नाम ही नहीं, उनकी सटीक लोकेशन भी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, पूरे निर्देशांक। आप सोच रहे होंगे कि यह जानकारी क्या सार्वजनिक है? तो बिल्कुल नहीं। यह सबसे गोपनीय दस्तावेज है। सिर्फ दोनों देशों की सरकारों के शीर्ष अधिकारी ही इसे देख सकते हैं। आज यह परंपरा 35वें साल में पहुंच चुकी है, लेकिन सवाल उठता है, दो जानी दुश्मन देश एक दूसरे को अपने सबसे संवेदनशील ठिकानों की जानकारी क्यों देते हैं? तो जवाब है, मानवता की रक्षा के लिए। कल्पना कीजिए, अगर युद्ध के दौरान गलती से किसी परमाणु संयंत्र पर बम गिर गया तो क्या होगा? रेडिएशन का रिसाव होगा, लाखों बेगुनाह लोग मर जाएंगे, पूरा क्षेत्र सदियों के लिए बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए यह समझौता है, तुम हमारे परमाणु केंद्रों पर हमला नहीं करोगे, हम तुम्हारे पर नहीं करेंगे। इस ऐतिहासिक समझौते की नींव 1988 में रखी गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी। दोनों नेताओं ने इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह से लेना देन बड़ी गोपनीयता से होता है। कोई मीडिया कवरेज नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को भारत की लिस्ट सौंपी जाती है और इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन को पाकिस्तान की लिस्ट मिलती है। चाहे कश्मीर में कितना भी तनाव हो, बॉर्डर पर कितनी भी गोलीबारी हो, लेकिन परमाणु मामलों में दोनों देश जानते हैं कि एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। यह एक ऐसा समझौता है जो बताता है कि कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होती हैं। सरल भाषा में कहें तो यह वैसा ही है जैसे दो लड़ाकू पड़ोसी एक दूसरे से कहें, भाई लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन एक दूसरे के घर को आग मत लगाना। तो दोस्तों, क्या आपको इस खास परंपरा के बारे में पहले से पता था या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जो चीन से जुड़ी है। चीन ने अब एक नया हथियार निकाला है और वो है चांदी। हाँ, वही चांदी जिसे हम गहनों में पहनते हैं। चीन ने बड़ा ऐलान किया है कि 2026 और 2027 में वह चांदी के निर्यात पर भारी रोक लगाने वाला है। 1 जनवरी 2026 से चीन से चांदी बाहर जाना लगभग बंद हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, चांदी में क्या बड़ी बात है, यह तो सोना नहीं है। लेकिन यही आप गलती कर रहे हैं। आधुनिक दुनिया में चांदी सिर्फ आभूषणों तक सीमित नहीं है, यह आज की तकनीकी दुनिया की रीढ़ है। मिसाइलों की गाइडेंस सिस्टम में चांदी, रडार में चांदी, नाइट विजन में चांदी, सैटेलाइट में चांदी, सोलर पैनल में चांदी, न्यूक्लियर रिएक्टर में चांदी,
सेमीकंडक्टर चिप्स में चांदी, हर जगह चांदी। और सबसे बड़ी बात, दुनिया की 60 से 65% शुद्ध चांदी अकेले चीन से आती है। अब सोचिए, अगर चीन ने नल बंद कर दिया तो क्या होगा? पूरी दुनिया की इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। भारत अपनी जरूरत का 15% चांदी चीन से मंगाता है। अगर सप्लाई रुकी तो हमारी रक्षा और तकनीकी उद्योग पर सीधा असर पड़ेगा। पहले से ही मार्केट में चांदी की कमी है और कीमतें आसमान छू रही हैं चीन का। और सबसे बड़ी बात, यह सब सिर्फ बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं रह गया है। इसे जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत भारत के खिलाफ मोर्चा बना दिया गया है। बांग्लादेश के छात्र संगठन अब सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी की राजनीति नहीं कर रहे, वे पूरे देश की राजनीति को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के पूर्व राजनयिक और अनुभवी गुयाना की सरकार ने 2026 में होने वाली तेल ब्लॉक्स की नीलामी में भारतीय कंपनियों को आमंत्रित किया है। ओएजीसी, ऑयल इंडिया, रिलायंस सभी को बुलावा भेजा गया है। सवाल है कि गुयाना अचानक भारत पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है? तो इसका जवाब सरल है। अभी तक गुयाना के तेल पर अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबाइल का कब्जा था, लेकिन अब गुयाना चाहता है कि एशियाई देश भी आए ताकि संतुलन बने। भारत के लिए यह सुनहरा मौका है। रूस से तेल आयात 18% गिर चुका है। हमें नए भरोसेमंद स्रोत चाहिए। 2025 में गुयाना ने भारत को 60 लाख बैरल तेल भेजा था। ट्रायल सफल रहा। अब पूर्ण साझेदारी का समय आ गया है। भारत अपनी 85% तेल जरूरत बाहर से पूरी करता है। गुयाना से साझेदारी हमारी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी। भारत के 85% तेल के बाद। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। जय श्री राम।